अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रानी अंदली और मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 करीब आ रहा है और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में भी आमने सामने हैं और रुमैसा चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में भी यही दोनों टीमें टकराएंगी। अच्छा, ये महज एक आम मैच नहीं होगा बल्कि एक तारीखी मौका होगा जो क्रिकेट शायकीन के दिल में अपनी छाप छोड़ेगा। पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड हमेशा एक चैलेंज रहा है और दोनों टीमों के दरमियान जब भी मैच होते हैं उनका नतीजा हमेशा दिलचस्प होता है। आज का प्रोग्राम बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे पास दो बहुत ही जबरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ देने के लिए स्पोर्ट्स एक्सपर्ट शाहिदुल हक मौजूद होंगे और साथ में जर्नलिस्ट जेडे मलिक साहब भी मौजूद होंगे। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो सवाल करना चाहूंगी मैं जेडे मलिक साहब से कि आप बताइए कि ये महज इत्तेफाक है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के पहले और आखिरी मैच में आमने सामने हैं या किसी बड़ी क्रिकेट हिकमत अमली का हिस्सा है ये भी? नहीं, देखिए, इस तरह की बात कभी भी इत्तेफाक नहीं होती। टीमें जीतती हैं, मेहनत करती हैं, तभी एक दूसरे के सामने होती हैं। हाँ, पहला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारा, लेकिन फिर उसके बाद न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को भी हराया और वो फाइनल में चला गया। पाकिस्तान अपना पहला मैच जो था वो न्यूजीलैंड से हारा, लेकिन दूसरा मैच उसने हैरानकुन तौर पर बहुत जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने। और वो वक्त जब शायकीन बिल्कुल मायूस हो चुके थे कि शायद बाबर आजम के आउट होने के बाद और खास तौर पर जनाब जो है वो बिल्कुल ही उस वक्त जब 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और लग रहा था कि पाकिस्तान बस अब इतना बड़ा टारगेट हासिल नहीं कर सकेगा, उस टाइम 2 जबरदस्त इनिंग्स जो थी वो हमें देखने को मिली और पाकिस्तान जनाब ऐसा मैच जीत गया जो लग नहीं रहा था। तो जाहिर बात है खिलाड़ियों ने मेहनत की है और जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई है और ये कारकर्दगी उन्हें फाइनल में लेके दोबारा लेके गए, इत्तेफाक नहीं है। बिल्कुल, ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि कारकर्दगी लेके गई है फाइनल में। और अगर रुमैसा हम और मलिक साहब अगर हम इनकी तारीख पे नज़र डालें तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अब तक जो टोटल है 117 मैचेस हो चुके हैं जिनमें पाकिस्तान ने 61 बार मैदान मारा और न्यूजीलैंड ने 52 फतुहात हासिल की, जबकि 3 मैचेस जो थे या वो ड्रॉ हो गए या फिर उसकी कोई वजूहात हो गई थी। लेकिन अगर हम आलमी इवेंट्स की बात करें तो न्यूजीलैंड ने हमेशा पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज न्यूजीलैंड की मजबूत बॉलिंग अटैक को पार करना रहा है। तो शाहिदुल हक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके नजदीक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तारीख का सबसे यादगार मैच कौन सा था और क्यों? मेरे ख्याल से तो जिस तरह आपने कहा कि ये क्रिकेट बाय चांस होता ही है, लेकिन ये मैचेस जो होते हैं ये बाय चांस नहीं होते। बिल्कुल मलिक साहब ने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैचेस हमेशा बड़े ही दिलचस्प रहे हैं और समटाइम्स हम लोग अगर थोड़ा सा डीप इन बैक जाएं तो 92 में एक बेहतरीन इनिंग खेली थी इंजमाम उल हक ने जब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का एक मैच हुआ। अब ये मैच जो था इस वजह से भी ज्यादा यादगार रह गया, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि कल के मैच ने पाकिस्तान की तमाम यादों को ताजा कर दिया और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले कल का मैच जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा जो है फॉलो किया रन्स को। अच्छा शाहिद साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और खास तौर पर 1992 का वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में शिकस्त दी, ये क्रिकेट की तारीख के सबसे शानदार मैचेस में से एक था। और जबकि 2011 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 110 रन से हराकर बड़ा अपसेट किया था, लेकिन 2019 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा कर दी थी। क्या न्यूजीलैंड हमेशा बड़े इवेंट्स में पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हुआ है? अगर हाँ तो इसकी क्या वजूहात हो सकती है, बताइएगा। देखिए, ये जो अगर जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो हमेशा न्यूजीलैंड जो है ना वो बड़ी बैलेंस टीम उतारता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। आप अगर बैटिंग वाली साइड देखें तो उसमें भी मैच देख लीजिए और अगर जिन 2 मैचेस का हम लोगों ने जिक्र किया 92
वर्ल्ड कप का। और 2011 का। अगर हम लोग बात करें इसकी 2011 की आप बात कर रही हैं, 19 11 और 19 दोनों की बात कर रही हैं? 11 और 19 दोनों की बात कर रहे हैं ना, कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जब जब आमने सामने आए। आपने देखा तसलसल से यही चीज चली आ रही है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैचेस जो है ना हमेशा बहुत जबरदस्त रहे हैं, और न्यूजीलैंड हमेशा पाकिस्तान के जो एक खास एनालिसिस होते हैं वो करके ही टीम को उतारता है। और न्यूजीलैंड को जीतना या ऑस्ट्रेलिया को जीतना इसलिए भी आसान नहीं है कि वहां पे एक मुकम्मल सिस्टम है, और टीम के साथ जो एडवाइजर्स और एनालिटिक्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि इनके लिए आपने देखा होगा कि कल के भी मैच में अगर देखा जाए तो ये तसलसल को बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होगा, और फाइनल में पाकिस्तान के लिए शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं समझ रहा हूँ कि बड़ी बैलेंस टीम को, और वो मजीद इसको बेहतर तरीके से पाकिस्तान के लिए सामने लाएंगे। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैचेस में बहुत बैलेंस टीम को सामने लाना बड़ा जरूरी होता है, और यही न्यूजीलैंड करेगा। और मेरे ख्याल से फाइनल को जीतना और उस लेवल पे लेके जाना शायद उस लेवल पे मुमकिन ना हो, क्योंकि इस दफा न्यूजीलैंड मजीद स्ट्रांग पोजीशन में सामने आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने शाहिद साहब। और अब मैं यही जानना चाहूंगी जेड मलिक साहब से कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं, उनका क्या ओपिनियन है। देखिए रानी अंदलीब, असल में बात यह कि अगर इंटरनेशनल जो मुकाबले अभी तक ना पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो अभी तक हुए हैं, अगर उसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड ज्यादा शानदार है। दोनों के दरमियान T20 जो तकरीबन सीरीज है उसमें भी पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, और जो वनडे सीरीज खेली गई है उसमें भी तकरीबन 20 सीरीज हैं दोनों ममालिक के दरमियान जो अब तक खेली जा चुकी हैं, जिसमें जो है 7 जो है वो पाकिस्तान में हुई थी और 11 न्यूजीलैंड में, जबकि इनकी 2 जो सीरीज थी ना वो न्यूट्रल मकामात पे हुई, यानी यूएई में खेली गई थी। और एक जो इनकी जो सीरीज थी वो उनमें से मुझे जब तक याद पड़ता है वो 6 वनडे इंटरनेशनल पर मुद्दी थी। और न्यूजीलैंड में खेले जाने वाली जो सीरीज थी वो पाकिस्तान ने 2-3 से जीती थी। इसके अलावा जो 7 सीरीज में जो 5 मैचेस पर मुश्किल से 2 में पाकिस्तान, जबकि 4 में न्यूजीलैंड और 1 में जो है वो यूएई में खेली गई थी। और 3 सीरीज में पाकिस्तान फातह रहा था और 4 में जो है वो न्यूजीलैंड को जो है वो कामयाबी मिली थी। तो इस तरह अगर देखा जाए तो दोनों इतना बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा, कभी न्यूजीलैंड जीता और कभी पाकिस्तान जीता। लेकिन अगर इस सारे तनाजुर में अगर हम लोग ये देखें कि फ्यूचर की क्या प्रेडिक्ट की जा सकती है या फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो जिस तरह शाहिद साहब ने कहा, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की कि आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए जीतना न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड इस वक्त एक बड़ी टफ टीम है और बड़े अच्छे फ्लो में जा रही है, और जिस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया है और लेकिन पाकिस्तान ने भी चूंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखा दी है, तो अब ये लग रहा है कि मुकाबला कांटे का होगा, क्योंकि दोनों तरफ से मोराल बुलंद है। पाकिस्तान में भी जीतने के बाद इनकी टीम का मोराल बहुत ज्यादा बुलंद है, और उस वो अच्छा, क्या जो मोराल होता है बड़ा फर्क डालता है। न्यूजीलैंड ने जो है कल का मैच देखा होगा, कुछ ना कुछ नए एनालिसिस सोचे होंगे घर बैठकर, हर खिलाड़ी ने जो है बहुत गौर से ये मैच देखा होगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं हालिया कारकर्दगी की, तो पाकिस्तान ने हाल ही में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक शानदार फतह हासिल की, जहां मोहम्मद रिजवान ने 122 रन बनाए और सलमान अली आगा ने 134 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को जीत दिलाई। इस मैच में पाकिस्तान ने 353 रन का हदफ बासानी हासिल किया। आपके ख्याल में पाकिस्तान की हालिया फॉर्म न्यूजीलैंड के खिलाफ किस हद तक मददगार साबित हो सकती है, और क्या इस फॉर्म को बरकरार रखना मुमकिन होगा या नहीं? शाहिद साहब, इसमें आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान वैसे तो अनप्रेडिक्टेबल एक टीम है, बहुत खूबसूरत खिलाड़ी, बहुत वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों के बावजूद हमारे बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं, और अगर स्पिनर्स को इस्तेमाल ना किया गया और स्पिनर्स को सही वक्त पे इस्तेमाल ना किया गया तो काफी सारी मुश्किलात हो सकती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल रही है टीम हमारी, और हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत पैदा होती हैं, क्योंकि बीइंग फैंस जो है ज्यादातर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जीते, लेकिन यकीनन
बेस्ट टीम ही सामने आती है। और अगर हम लोग न्यूजीलैंड से अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन करें कि फाइनल में मेरे ख्याल से टफ मुकाबला होगा। देखने में दोनों टीमें 19-20 लगती हैं और खासतौर पे अगर बैटर्स के लिहाज से देखा जाए तो हमारी बैटिंग साइड बहुत स्ट्रांग है, जबकि अगर न्यूजीलैंड को देखा जाए तो उसमें फास्ट बॉलिंग बहुत स्ट्रांग उनका एक मैं समझता हूँ कि यूनिट है। जबकि पाकिस्तान अगर अपने स्पिनर्स को सही वक्त में इस्तेमाल करता है और पावर प्ले पे टेक्निकली सही इस्तेमाल करता है। शायद साहब आप बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम की, तो न्यूजीलैंड भी किसी से पीछे नहीं है। हालिया मैचेस में केन विलियमसन और डेवन कॉनवे ने जो शानदार परफॉर्मेंस दी है और उनकी टीम एक बार फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। और आपके ख्याल में जो न्यूजीलैंड की टीम में कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए चैलेंज साबित हो सकते हैं, इस पे थोड़ा बताइएगा आप। आप बताइएगा। ऐसा है कि अगर पिछला मैच हम देखें तो उसपे ग्लेन फिलिप्स जो है उन्होंने अपने वनडे कैरियर की पहली सेंचुरी बनाई, जो उन्होंने 74 गेंदों पर उन्होंने 106 रन की जो नॉट आउट रहकर उन्होंने बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली थी। इसके अलावा केन विलियमसन ने 58 और डैरल मिचेल ने भी 81 रन की इनिंग्स खेली थी। ये बहुत खतरनाक बैट्समैन है, बड़े अच्छे बैट्समैन है। गेन फिलिप्स की तो पहली जो है वो उनके कैरियर की सेंचुरी थी और वो उनको भी एजाज हासिल हो गया कि उन्होंने पाकिस्तान, लेकिन इससे लग रहा है कि वो भी फॉर्म में आ गए हैं। और इसी तरह जो आप लोग केन विलियमसन तो पुराने प्लेयर हैं और बड़ा हमेशा से अच्छा खेलते हैं। और डेरल मिचेल की तो क्या बात है, वो तो आउट क्लास हमेशा से खेलते हैं और न्यूजीलैंड के टॉप प्लेयर्स में से एक है। तो इनका अच्छा खेलना ये साबित करता है कि न्यूजीलैंड के जो ये टॉप प्लेयर हैं, क्योंकि इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, तो ये बिल्कुल फॉर्म में है और बड़े जबरदस्त दिखाई दे रही है कि इन्होंने आगे चलकर काफी सारी चीजों में जो है वो टफ टाइम देना है। तो पाकिस्तान को भी बड़ा वो खेलना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान के खिलाड़ी भी फॉर्म में आए। बाबर आजम तो अभी तक फॉर्म में आते नजर नहीं आए, जिस तरह की फॉर्म उनसे तवक्को की जा रही है। लेकिन रिजवान ने जो सेंचुरी बना दी है और उस रिजवान को मतलब जो क्योंकि कैप्टन की जो हैसियत होती है वो बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट होती है। अगर कैप्टन कारकर्दगी दिखा रहा हो तो ऑटोमेटिक जो है खिलाड़ी भी सारे वो कारकर्दगी दिखाना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी खुशाइन बात हुई है। तो अगर इस सारे तनाजुर में अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो पाकिस्तान लग रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर जीतना तो चले, एक प्रेडिक्शन हम बाद में करेंगे ये जीतेगा हारे, लेकिन अच्छा मैच देखने को मिलेगा। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। क्या समझते हैं आप कि न्यूजीलैंड की हालिया कारकर्दगी को देखते हुए पाकिस्तान को किसी खास खिलाड़ी से सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में उनके जो बॉलर्स हैं साउथी और बोल्ट जो है, इनसे मेरे ख्याल से खतरा हो सकता है। और अगर देखा जाए तो उनके टॉप ऑर्डर्स जो है वो भी पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूजीलैंड अपने कंप्लीट टीम के साथ खेलता है और टीम एक उनकी अंदर खेल रही होती है और एक बाहर बैठे हुए जो एक्सपर्ट्स हैं वो उन्हें जो मशावरत दे रहे होते हैं वक्तन फक्तन, वो पासा पलट देते हैं। यही वजह है कि हमारी टीम हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रही है। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की अगर एनालिसिस को देखा जाए तो उनके जो प्रोफेशनल्स जो टीम के साथ काम करते हैं वो बहुत अच्छी और बहुत नपी तुली राय देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और खासतौर पे न्यूजीलैंड का एक बहुत बड़ा डिफरेंस वाजे किया जा सकता है। ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान जिसमें लैक करता है और हमारे यहाँ पे क्योंकि एक फारसी कल्चर है, दैट्स वाई हमारे एनालिटिक्स और जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, जो कोचेज हैं, जो सब कोचेज हैं, जो कोचेज को टेंटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा देते हैं, वो इतना परफेक्ट नहीं होता है जितना ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड को होता है। ये मेरे अपने जाती एनालिसिस हैं कि पाकिस्तान और अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड को देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियंस या न्यूजीलैंडर्स ऑन द टॉप हैं इन प्रोफेशनल्स की वजह से। यही वजह है कि हम लोग भी अक्सर अपने प्रोफेशनल्स के लिए उधर ही देख रहे होते हैं। कोई ऑस्ट्रेलियन कोचेस आते हैं, ऑस्ट्रेलियन ट्रेनर्स आते हैं। यही वजह है कि समटाइम्स हम लोग प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग उस लेवल पे नहीं करवा पा रहे जो कि पाकिस्तान को बहुत पहले करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब मेरे ख्याल से शाहिद साहब, मोहसिन नकवी साहब बड़े एक्टिव हुए हैं और उन्होंने काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं और
मेरे ख्याल से इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बहुत सी चीजें भी तब्दील होंगी और हम देखेंगे कि हमारे भी हाँ इस चीज को एक प्रोफेशन समझा जाएगा और हम अच्छे तरीके से इसमें प्ले करेंगे। बिल्कुल अगर बॉलिंग का मवासना करें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान के पास भी तो काफी अच्छे फास्ट बॉलर मौजूद हैं। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह जैसे बॉलर जो मेरे ख्याल से किसी भी खिलाड़ी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि न्यूजीलैंड बिल्कुल जो एक प्रिडिक्टेबल टीम बन के सामने आती है और उनकी एक कॉम्बिनेशन जो होता है, जो पेसर्स उनके हैं वो काफी अच्छे अंदाज में प्ले करते हैं। न्यूजीलैंड की है ट्रेंट बोल्ट बहुत अच्छा बिल्कुल खेलते हैं, ऐसे ही लुकी है। फर्गूसन है और मैट हेनरी जैसे तजुर्बाकार पेसर्स उनके पास भी मौजूद हैं। लेकिन मेरा सवाल मलिक साहब आपसे है कि क्या पाकिस्तान के बॉलर्स न्यूजीलैंड के बैटिंग ऑर्डर को तोड़ने की सलाहियत रखते हैं या न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन पाकिस्तान अटैक को जिज कर सकती है? मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत जिज कर हम सकती है। देखें बॉलिंग लाइन दोनों टीमों की, तो पाकिस्तानी बॉलर जो है शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं और दूसरा नसीम शाह और रऊफ तीसरा बॉलर ऐसा था जिसपे पाकिस्तान बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा था, लेकिन रऊफ आपको पता है कि इस वक्त जो है वो अवेलेबल नहीं है, वो इंजरी का शिकार हुआ और पिछले मैच में नहीं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और जो कारकर्दगी है उसमें बिल्कुल भी तसलसल नहीं है और उनके बारे में जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि जरा उन्हें गुस्सा दिला दो, बस फिर उसे उनके आराम से खेला जा सकता है। वो गुस्से में फिर बॉलिंग उस तरीके की नहीं कर सकते। मतलब उनकी कमजोरियां देखी हुई है दूसरी टीम ने। और जहां तक नसीम शाह की बात आई तो उनकी कारकर्दगी में भी तसलसल नहीं है। वो बहुत अच्छे, उनकी जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंसेज अब वीक टीम के खिलाफ है, मजबूत टीमों के खिलाफ उनकी अच्छी कारकर्दगी नहीं है। उनका पेस बहुत अच्छा है, लेकिन जो उनकी बॉलिंग में एवरेज विकेट्स लेने की है वो इतनी ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। और हारिस रऊफ वैसे नहीं है, फिर ये हसनैन को ट्राई करेंगे, लेकिन हसनैन की भी वो इतना उसको तजर्बा नहीं है और बाकी सिर्फ उसका थोड़ा पेस बेहतर है। लेकिन बात करने से मुराद ये है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है इतनी ज्यादा जो आप उस पर एतमाद नहीं कर सकते। चल गई तो चल गई, ना चली तो ये बिल्कुल ही, जैसे साउथ अफ्रीका ने स्कोर बहुत अच्छा मार लिया था, पाकिस्तान की वहां पे बॉलिंग कहीं कामयाब नहीं। पाकिस्तान की बॉलिंग की अच्छी कारकर्दगी थी, पाकिस्तान अच्छी बैटिंग की कारकर्दगी से जीता। इसकी निस्बत जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग है वो पाकिस्तानी बॉलिंग से बेहतर कारकर्दगी, क्योंकि उनके बॉलर्स की कारकर्दगी में पाकिस्तानी बॉलर्स की निस्बत बेहतरी है और उनकी जो परफॉर्मेंस उसमें ज्यादा तसल्सल मौजूद है। बैटिंग लाइनअप पे क्या आप देखते हैं? बैटिंग लाइनअप पे भी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जो उनके जो बैट्समैन तीन मेन जो बैट्समैन है जिनके ऊपर वो इंतजार कर रहे हैं, वो आपको मैंने बताया ऊपर के उनके 3 बैट्समैन है, ठीक है। और अगर वो उनके तीन वो बैट्समैन चल गए जो पिछले मैच में भी पाकिस्तान के खिलाफ चले हैं, वही तीनों चल गए, तो फिर पाकिस्तान जो है काफी ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो सकता है। हाँ, पाकिस्तान बाबर आजम जो है वो बड़ा स्कोर तो नहीं कर पा रहे, लेकिन छोटे स्कोर में वो काफी मतलब वो कर रहे हैं, बिल्कुल नीचे आउट नहीं हो रहे, थोड़ा सा सहारा अच्छा दे रहे हैं। और पाकिस्तानी आपको पता है कि अभी जो हमारे कैप्टन है वो भी इस वक्त बड़े फॉर्म में नजर आ रहे हैं जनाब। तो लग रहा है मुकाबला में फिर कहूंगा कि कांटे का होगा, मुकाबला सख्त होना है। और देखते हम तो पाकिस्तानी तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन न्यूजीलैंड की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। और मलिक साहब मेरे ख्याल से जैसे इंडिया और पाकिस्तान का हम मैच कर रहे होते हैं ना, सोच रहे होते हैं हम, मैं तो अभी ये इमेजिन करके बैठी हुई हूँ कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी हमें बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलेगा। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानते हैं कि ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में कौन जीतेगा और चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में जो है वो कौन सी कामयाब टीम फिर एक दूसरे को टकराएगी। मिलते हैं छोटे से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपकी मेजबान रानी और मेरे साथ मौजूद है रोमैसा। और आज हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और ट्राई नेशन सीरीज के भी हवाले से बातचीत हो रही है। तो मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में कौन जीतेगा, और इसके साथ साथ आप मुझे बता दें कि आपकी अभी तक फेवरेट टीम कौन सी है। पाकिस्तान को वोट करें या न्यूजीलैंड को? ट्राई नेशन में तो आपको पता है 3 ही ममालिक हैं। हाँ, बिल्कुल। और उसमें हमारी फेवरेट भी पाकिस्तान ही हो सकती है, हम दोनों बाकी टीमों को तो नहीं कह सकते। बीइंग अ पाकिस्तानी तो हर बंदे का यही जवाब होगा।
बिल्कुल। लेकिन वैसे ही अगर आप देखें तो किस टीम को आप ज्यादा बेहतर समझते हैं? अब मैं, ईरानी ने तो ट्राई नेशंस के हवाले से सवाल किया, मैं जरा आपसे चैंपियंस ट्रॉफी से पूछती हूँ। असल में हम जरा सियासी जवाब ये देते हैं, हम कहते हैं जो जीता हम तो उसके साथ वही हमारी फेवरेट टीम हो जाती है जो जीता। लेकिन बहरहाल इस वक्त पाकिस्तानी बैटिंग अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है। मैं बॉलिंग से बहुत ज्यादा पूरी उम्मीद नहीं हूँ, सच्ची बात है, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग लगता है कुछ अपने ट्रैक पर वापसी उसकी हो रही है। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। शाहिद साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए किस टीम को आप फेवरेट समझते हैं? दोनों टीमें मैंने पहले से भी जिक्र किया कि बैलेंस टीम्स हैं। बिल्कुल। और यकीनन जो फाइनल मैच है बहुत खूबसूरत मैच होगा, और मेरे ख्याल से ये भी एक ऐसा मैच होगा जो यादगार रहेगा। चांसेस है कि पाकिस्तान अगर अर्ली विकेट्स ले लेता है और विकेट पे ज्यादा देर ठहर जाता है तो यकीनन पाकिस्तान जो है ना वो विन करेगा। जबकि दूसरी जानिब अगर न्यूजीलैंड को देखा जाए तो न्यूजीलैंड भी एक स्ट्रॉन्ग टीम है, और मेरे ख्याल से ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी फाइनलिस्ट में होंगे, कम से कम ये सेमीफाइनल में जरूर पहुंचेंगे। दोनों ही टीमों एक्सपेक्टेड है कि सेमीफाइनल। आपने तो ये कह दिया, आज तो सैमसन ने पेशन गोई कर दी है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन खैर मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी आप दोनों मेहमान से कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ भी प्ले कर चुका है डेफिनेटली मैचेस, और न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान की स्ट्रेटजीज को देख लिया है। तो आप का क्या मशवरा है मलिक साहब के पाकिस्तानी टीम को अपनी क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या हिकमत अमली करनी चाहिए कि वो अपना जो एक तसलसल है न्यूजीलैंड के ऊपर बरकरार रख सके? देखिए, पहले तो मैं आपकी तस्दीक करता जाऊंगा, जो सिम्पसन्स कार्टून आजकल वायरल है, जी बिल्कुल, उसके बारे में उसमें कहा जा रहा है कि वो पेशन गोई कर रहे हैं, सिम्पसन्स की पेशन गोइयां कोई 80-90% सही साबित होती है कि पाकिस्तान ये जीतेगा। वो तो फेक है, एआई से तैयार करदा एक पिक्चर बनाई गई है। आप चाहते हैं हम थोड़ी देर के लिए भी खुश ना हो मतलब आप इसीलिए आप हमें थोड़ी देर के लिए भी खुश नहीं होने देना चाह रहे। चैंपियन ट्रॉफी की प्रेडिक्शन नहीं है, ये फेक है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने ये पूछी कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तानी बैटिंग लाइन या बॉलिंग लाइन, असल में मैं एक बात हमेशा से कहता हूँ और मैं भी कहूंगा कि अगर किसी भी टीम को जीतना होता है तो वो जीतती है अपने खिलाड़ियों की कारकर्दगी के तसलसल की वजह से। अगर उसके खिलाड़ियों की कारकर्दगी में तसलसल ना हो ना तो टीमों का जीतना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और हमारे यहाँ जिस चीज का सबसे ज्यादा फुकदान रहा है वो इसी चीज का रहा है कि हमारे खिलाड़ियों की कारकर्दगी में तसलसल नहीं रहा। अगर कोई एक खिलाड़ी एक मैच में बहुत अच्छा खेल जाता है तो उसके बाद 10 मैचेस में तो हम इंतजार ही करते रहते हैं कि ये वाली इनिंग्स अब दोबारा कब देखने को मिलेगी। जबकि बाकी ममालिक की टीमें, जैसे आप इंडिया को ले लें या मैं और भी ममालिक की आपको मिसालें दे सकता हूँ, उनके पास खिलाड़ी ऐसे हैं जो तसलसल के साथ कारकर्दगी दिखाते हैं। exactly. किसी मैच में जो है कारकर्दगी जो है वो कम आती है, बाकी मैचेस में उनकी एक एवरेज कारकर्दगी जरूर रहती है। तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बाज़ एवरेज कारकर्दगी भी जो है वो उनका साथ देना छोड़ जाती है। ये एक लम्हा फिक्री है, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और इस पे काबू पाना पड़ेगा अगर पाकिस्तान ने किसी भी टूर्नामेंट को जीतना है। मलिक साहब, आपका क्या ख्याल है, ये जो तसलसल का फुकदान है ये क्यों है हमारी टीम के अंदर? हालांकि टैलेंट की तो कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन बार बार कोचिज का तब्दील करना, कोचिज का अनसेटिस्फाई होना, फिर पावर प्ले अंदर जो खिलाड़ियों के अंदर एक ग्रुपिंग जो है काफी दफा इसका जिक्र भी होता है। शायद को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि कैसी कैसी ग्रुपिंग और क्या क्या चीजें चलती रही हैं, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन ये चलती रही हैं। तो वो इसका खिलाड़ियों के अंदर सियासत का रहना, एक ही कैप्टन का होना, कैप्टन का भी इबाम बार बार पैदा होना, मतलब बहुत सारी जगहों पे इबाम क्रिएट होना। फिर जो हमारे चेयरमैन है इस वक्त जो कि बना असल में हर बोर्ड में प्रोफेशनल लोग होने चाहिए जो उस खेल से रेलेवेंट हो, वो आए, वो अच्छी चीजें ला सकते हैं और वो अच्छा काम कर सकते हैं। जब हम ऐसे लोगों को लेकर आ जाते हैं जो कि प्रोफेशनल नहीं होते उस गेम के, वो सिर्फ आकर अपनी कारकर्दगी किसी और अंदाज में
दिखाकर अपने आप को साबित करने की कोशिश शुरू कर देते हैं, तो फिर खिलाड़ियों की कारकर्दगी में भी तसलसल नहीं रहता। बिल्कुल आपकी ठीक बात हो गया। ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी मैनेजमेंट को ठीक होना चाहिए, टीम तो हमारी अच्छी है। देखिए मैनेजमेंट को भी ठीक होना चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें प्रोफेशनल लोगों के हाथों में होनी चाहिए। उन लोगों के हाथों में होनी चाहिए जो वाकई क्रिकेटर्स हैं, जो इस गेम को समझते हैं, जो इस खेल को समझते हैं, इसकी पॉलिसीज को समझते हैं। अभी देखिए ना, इंडियन बोर्ड ने बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान इसको रेजिस्ट भी नहीं कर सका, ठीक है, सिवाय चंद बयान देने के। इस तरह बहुत सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसी हैं, जैसे कि आकिब जावेद आए हैं, उन्होंने फहीम अशरफ को सिलेक्ट कर लिया था, उसके ऊपर इतनी उंगलियां उठी, इतना ज्यादा रोला मचा, और मतलब ऐसे बहुत सारी और भी फैसले हैं, ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं। अब तो आकिब जावेद को भी एकदम लाया गया, असल में इनको जो चीफ सिलेक्टर मुकर्रर करना था या बाकी उनको भी टाइम देना था कि वो एक अच्छी टीम ग्रूम कर सके, अच्छी टीम। लेकिन कुछ कुछ अरसे बाद फिर सीटें चेंज हो जाती हैं, लोग चेंज हो जाते हैं, खिलाड़ी जो है वो हर एक वो होता है ना कि खिलाड़ी जैसे बाबर आजम का हमेशा में ये लगता है कि बाबर आजम की अपनी एक पावर है, अपनी वो है, जहाँ पे उसकी कारकर्दगी दिखाई, उसके साथ क्या काम करना चाहिए, उसको कैसे उसकी कारकर्दगी वापस लाना चाहिए, किसी को भी नहीं पता। तो प्रोफेशनल खिलाड़ी जैसे रमीज राजा पहले आए थे, रमीज राजा को कुछ अर्से के बाद हटा दिया गया, यानी हर कोई फैसला इनका कंफ्यूज लगता है, उतना खिलाड़ी भी हमें भी कंफ्यूज। जी ठीक हो गया, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। चूंकि आप प्रोग्राम के लास्ट मिनट्स जारी हैं, तो मैं शाहिद साहब आपसे पूछना चाहूंगी, आप इस बारे में क्या कहते हैं? फाइनल पे गोइयां क्या हो सकती हैं आपकी तरफ से? न्यूजीलैंड जीतेगा या पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान के एक जीतने का बेहतरीन मौका मौजूद है। जैसा कि मलिक साहब ने कहा कि हमारे यहाँ के जो मैनेजरियल सिस्टम है या प्रोफेशनलिज्म है, वो अप टू लेवल नहीं है। बिल्कुल ये वो बहुत बड़ी बात है जो मैं समझता हूँ कि किसी भी टीम की बेहतरीन सिलेक्शन में और उसके कोचेस को अपॉइंट करने में हमेशा एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा पीछे काम कर रहा होता है, जो कि हमारे मुल्क में नापैद है। और हमारे जो है, मैं फिर वही उसी साइड पे जाऊंगा, अगर हम लोग बात करें कि नॉन प्रोफेशनल लोगों की, तो वो ऑलरेडी मलिक साहब ने हाईलाइट कर दिया हुआ है कि चेयरमैन से लेके नीचे तक, इवन आप अगर हमारे जर्नलिस्ट को देखें तो वो भी बीट रहे हो रहे हैं, और स्टेडियम में असल जर्नलिस्ट दाखिल ही नहीं हो पा रहे, उनको एक्रेडिटेशन ही नहीं मिल रही है। ये देखा जाए कि पाकिस्तान की टीम में क्या हो रहा होगा, ये उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किस किस चीज को छुपाने के लिए असल जर्नलिस्ट को एक्रेडिटेशन नहीं दे रहे हैं। और देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम नो डाउट के बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। हमारे पास बहुत अच्छे बाबर आजम, रिजवान और कॉम्बिनेशन अच्छा है हमारी टीम का। हमारे बॉलर्स भी अगर अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, और खासतौर पे हमने स्पिनर्स को इन फाइनल्स में अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया, तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान जीत सकता है। लेकिन ये अनप्रेडिक्टेबल एक ख्वाहिश है हमारी कि पाकिस्तान जीत सकता है। अगर उनके एनालिसिस को देखा जाए, न्यूजीलैंड के तसलसल को देखा जाए, उनके बैटर्स के, उनके बॉलर्स की परफॉर्मेंस को देखा जाए, तो यकीनन मैं अगर अपनी एक्सपर्टीज दूंगा कि पाकिस्तान के बजाय मुझे न्यूजीलैंड जीतता हुआ नजर आता है। चलो जी, ये तो आपकी प्रेडिक्शन होगी। मलिक साहब, आपकी क्या राय है? जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? आपके? देखिए, एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी ट्राई नेशन सीरीज हो रही है, पाकिस्तान को तैयारी के लिए बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान को जो दूसरा एज बहुत बड़ा हासिल है, वो ये है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर बहुत सारे मैचेस हैं, और पाकिस्तान की पिचेस अपनी है, तो जाहिर बात है आदमी अपनी पिचेस से बड़ा अच्छा अवेयर होता है और उसको अपनी पिचेस का बड़े अच्छे से पता होता है। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है। वो उन प्लेयर्स को मतलब उन पिचेस के हिसाब से सारी तैयारी करवा सकते हैं जिन पे वो ऑलरेडी जानते हैं, अननाउन पिचेस नहीं है। ये दो चीजें पाकिस्तान के एज में जाते हुए शायद अपनी बात को सेकंड करते हुए कहता हूँ कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है कि वो सिम्पसन्स वाली पेशन गई को एक तरफ रखते हुए खुद भी जीतने की कोशिश करें, सिर्फ पेशन गोइयों पे ना रहे। तो बात ये है कि जिन मुमालिक जो मुमालिक अच्छा खेल सकते हैं, अगर मैं उनके हवाले से बात करूं तो उसमें बांग्लादेश इस दफा बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा सकता है, अफगानिस्तान इस दफा बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा सकता है, इंडिया की पोजीशन इस वक्त बहुत अच्छी है और वो बड़ा फोकस किए हुए अपनी टीम के ऊपर। मेरी नजर में उनकी सारी वो चीजें रहती हैं और काफी ज्यादा मैं देख रहा हूँ उनको काफी वो तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मलिक साहब। पाकिस्तान की अच्छी तैयारी में कह सकते हैं, लेकिन कुछ टीमें जिनसे मैं
कम तोक़ात है वो ज्यादा चिट कर देती है सीरीज में। ऐसा ही होता है बिल्कुल, क्योंकि ग्राउंड में ही पता चलता है क्या नतीजा निकलता है। मलिक बिल्कुल। साहब और शाहिदुल हक साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये जो चैंपियंस ट्रॉफी की हमारी नशरियात हैं, इसमें हम आपसे दोबारा राब्ता करेंगे और आपसे दोबारा ओपिनियन जानेंगे। बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने थॉट्स से, अपने ओपिनियन से हमारे नाज़रीन को आगाह किया। नाज़रीन, आज हमने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले तारीखी मैचेस, हालिया कारकर्दगी और चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच की पेशगोइयां की हैं, लेकिन असल नतीजा तो डेफिनेटली मैदान में ही निकलेगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।